हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो नवीन सर की नई सीरीज़ शुरू हुई है विजेता सीरीज़, तो उसका ये हैंड रिटन नोट्स है और आज हम इनका रिवीजन करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो कि कम्प्लीटली हैंड रिटन नोट्स है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो टेलीग्राम चैनल का लिंक काम नहीं करता है तो आप इस बार कोड को स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो त्योहारों के बारे में पूछा गया है। तो जो केरल में है उसमें ओणम बनाया जाता है और ये 10 दिन तक बनाया जाता है। इसमें जो पहला दिन होता है वो अथम कहते हैं उसे, 10वें दिन को थिरुओणम कहते हैं। और जो मलयालम कैलेंडर होता है उसके अंतर्गत जो चिंगम मंथ आता है उसमें ये बनाया जाता है। और जो केरल की भाषा है वो मलयालम भाषा है। केरल के जो फेस्टिवल है वो विशु है जो कि मलयालम नववर्ष कहते हैं इसे। थेयम उत्सव जो कि देवताओं का नृत्य है। और टुकल पोंगल इसे देवी पार्वती को समर्पित है। और जो मकर विलक्कू है ये सबरीमाला मंदिर में बनाया जाता है। और जो अयप्पन देवता है उनको ये समर्पित है और ये 7 दिन तक बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों में हुए हैं जो कि त्रिची, कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई। जो मदुरई है उसे मंदिरों की भूमि कहा जाता है। और पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे वो 2018 नई दिल्ली में हुए थे और जो 2023 के हुए थे वो भोपाल में हुए थे। और जो इनकी कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक तो अंडर 17 और एक अंडर 21। जो अंडर 17 है वो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं और अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। और इनका जो शुभंकर था वो हिम तेंदुआ था जिसका नाम शान था। प्रश्न नंबर 3, ये पुस्तकों के बारे में ये प्रश्न, जिसमें कि टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि, ये गीतांजलि श्री ने लिखी थी ये पुस्तक और इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2005 में शुरू हुआ था और ये पहली इंडियन बनी थी जिन्हें कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था। बुकर मान बुकर ये 1969 में शुरू हुआ था और ये 5 भारतीयों को मिल चुका है, जिसमें पहले भारतीय थे वीएस नायपाल और इनकी पुस्तक का नाम था इन ए फ्री स्टेट। और जो पहली भारतीय महिला थी वो अरुंधति रॉय थी और इनकी पुस्तक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और जो अमर्त्य सेन है उन्होंने 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। और जो नोबेल प्राइज़ है वो सबसे पहले साहित्य में मिला था गीतांजलि के लिए और ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ मिला है वो सीवी रमन थे और उनको 1930 में मिला था फिजिक्स के फील्ड में। और जो अरविंद अडिगा है उनकी पुस्तक का नाम है द वाइट टाइगर एंड सिलेक्शन डेज। और प्रश्न नंबर 4, निस्सी भाषा किस राज्य की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की है। कोक बोरोक भाषा त्रिपुरा की है। कोंकणी भाषा गोवा की है। तुलु भाषा कर्नाटक की है। अंग्रेजी भाषा सिक्किम और नागालैंड में बोली जाती है। कोडवा कर्नाटक में बोली जाती है। मिजोरम में बोली जाती है। सेंटिनली ये अंडमान निकोबार में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 5, अखिल भारतीय संघ, तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसे कहा गया था और इसमें जो सेक्शन धाराएँ थी वो 321 थी, अनुसूची 10 थी। और जो ये पेश हुआ था ये 1 अप्रैल 1935 को पेश हुआ था और पारित 2 अगस्त 1935 को किया गया था। इसके तहत जो केंद्र में द्वैत शासन है वो शुरू कर दिया गया था और जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको ख़त्म कर दिया गया था। आरबीआई की स्थापना भी इसी के तहत हुई थी। संघीय न्यायालय बना था 1 अक्टूबर 1937 को इसके तहत। और जो चीफ जस्टिस बने थे वो मैरिस गेवियर थे। और जो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया इसे। और भारतीय सचिव परिषद 1858 को ख़त्म कर दिया गया था। जो पहले भारतीय सचिव थे सेटेनली थे। इस एक्ट को नेहरू ने दास्ता का नया अधिकार कहा था और इसी एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ जिन्ना ने कहा था। और अवशिष्ट शक्तियाँ वाइसराय को इसके तहत दे दी गई थी। शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से हुआ था, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। और जो अभी वर्तमान में संघ सूची है उसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और जो बर्मा म्यांमार है वो भारत से अलग 1937 में हुआ था। इसकी राजधानी नेपिदाव है और इसकी मुद्रा क्यात है। प्रश्न नंबर 6, गवर्नर जनरल का जो पद है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बना था जो कि 1774 में इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और जो इसके चीफ जस्टिस थे उस समय वो इलिजा इम्पे थे। और जो अन्य सदस्य थे वो कुल 3 अन्य सदस्य थे, इसमें लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स। और 1773 के एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों
को मान्यता मिल गई थी। भारत का गवर्नर जनरल 1833 में जो एक्ट आया था उसके तहत बनाया गया था, जो कि बेंटिक बना था। भारत का वाइसराय 1858 एक्ट के तहत बना था, कैनिंग। और जो पहला गवर्नर था वो क्लाइव था, और पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग बना था। प्रश्न नंबर 7, चार्टर अधिनियम 1813। पहली बार भारत में जो शिक्षा है उसके लिए 1 लाख रुपए का खर्च इसके तहत कर सकते थे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली ख़त्म कर दी थी, और जितने भी ब्रिटिश नागरिक थे उनके लिए भारत के सभी व्यापारों को खोल दिया गया था, सिवाय चाय का व्यापार। और जो वुड डिस्पैच है 1854 वो डलहौजी के समय में आया था। प्रश्न नंबर 8, भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र, इसे महारानी ने इसकी घोषणा की थी 1858 में, और इसे पढ़ा था कैनिंग ने प्रयागराज में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों के लिए आया था। इसमें बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर 2 विभाग बनाए गए थे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें राजनीतिक मामले देखे गए थे, जिसमें कि 6 सदस्य थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में व्यापारिक मामले देखे जाते थे, इसमें 24 सदस्य थे कुल। प्रश्न नंबर 9, भारत के लिए उच्चायुक्त का पद का सर्जन, ये 1919 के अधिनियम के अंतर्गत आया था। और जो पहला उच्चायुक्त था वो विलियम स्टीवेंसन थे, और ये लंदन में रहते थे। महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार है वो 1926 में मिला था, और सबसे पहले बॉम्बे और मद्रास की महिलाओं को ये अधिकार मिला था। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता था, और ये लागू 1921 में हुआ था। इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत आया था, जो कि 3 फरवरी 1928 को आया था, और इसमें कुल सदस्य 7 थे और सभी अंग्रेज थे। और 1919 के एक्ट से द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, और जो प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था है वो भी शुरू हो गई थी। जो प्रांतों में द्वैत शासन है वो 1919 के एक्ट के तहत शुरू हुआ था। इसमें जो 60 मेंबर होते थे वो 3 साल के लिए चुने जाते थे, और ये उच्च सदन होता था। और जो निम्न सदन होता है उसमें 145 सदस्य चुने जाते थे 5 साल के लिए। 1919 के एक्ट के तहत यूपीएससी की स्थापना हुई थी, जिसे कि ली आयोग की सिफारिश पे बनाया गया था, और ये 1 अक्टूबर 1926 को इसकी जो सिफारिश है वो दी गई थी। जो पहले अध्यक्ष थे यूपीएससी के वो रॉस बारकर थे, और जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे यूपीएससी के वो एच.के. कृपलानी थे, जो कि 1947 से 1949 तक रहे थे। यूपीएससी आर्टिकल 315 से 323 तक आते हैं, और ये भाग 14 में आता है। प्रश्न नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था, और इसमें इनके 11 सहयोगी थे। और जो मुस्लिम लीग शामिल हुई थी वो अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी। जो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे वो वेवले थे। उपराष्ट्रपति, विदेशी मामले और राष्ट्रीय प्रभारी ये नेहरू बने थे। और जो कमांडर इन चीफ है वो क्लाइव ओचिनलेक को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 11, जो फ्लक्स संस्कृति है उसका नाम किसने दिया था? तो ये एच.डी. सालंकिया ने दिया था। और जो मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति है उसी को ही फ्लक्स संस्कृति कहा जाता है। जोरवी संस्कृति ये महाराष्ट्र की है, और जो दाइमाबाद और इनामा गांव जो साइट है वो इसी में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो पूर्वी बिंदु था वो आलमगीरपुर था, जो कि इंडियन नदी के किनारे थे। उत्तरी बिंदु मांडा था, चेनाब नदी के किनारे। दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद था, जो कि परवरा नदी के किनारे था। पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर था, जो कि दशक नदी के किनारे थे। जो कायथा संस्कृति है वो मध्य प्रदेश की है। मालवा संस्कृति भी मध्य प्रदेश की है। एहरा संस्कृति राजस्थान की है, और जो बाल्था साइट है वो एहरा संस्कृति की है। और जो ये कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, ये सब ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियाँ है। और जो जोरवी संस्कृति है ये भी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। प्रश्न नंबर 12, जो भीमबेटका गुफाएं हैं उनका जो शिलाचित्र के प्राग ऐतिहासिक महत्व है उसको वी.एस. वाकणकर ने खोजा था, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये यूनेस्को की साइट 2003 में बनी थी, और ये विंध्य पर्वतमाला के बीच में मौजूद है। प्रश्न नंबर 13, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो ये दमदमा में मिले हैं, और दमदमा यूपी में स्थित है। इसमें 41 डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कि 35 अकेले दबे हुए थे, 5 2-2 दबे हुए थे, और एक था जो कि 3 एक साथ दबे हुए थे। सबसे ज़्यादा स्केलेटल लेख शिलाश्रय में मिले हैं, और ये एमपी में स्थित है, और ये भी विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। और जो प्राचीनतम शिवाश्रम है वो हथनोर एमपी से मिला है, और इन्हें ही जो होमोसोपियंस है वो इन्हीं से बने हैं, और इन्हें नर्मदा मैन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ नवपाषाण काल में हुई थी, और पहिया का खोज भी नवपाषाण काल में हुआ था। प्रथम अनाज जो बोया गया था वो जौ था। हल्लूर साइट कर्नाटक में है, उतनूर तेलंगाना में है, चिरांद बुज्रहोम जम्मू कश्मीर में है, हथनोर
MP में है और जो मानव की खोपड़ी है वो हथनौर से मिली है। अमरी ये पाकिस्तान में स्थित है। पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था और आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। प्रश्न नंबर 15, जल संरक्षण के साक्ष्य, तो ये धोलावीरा गुजरात से मिले हैं और सुनामी के साक्ष्य और स्टेडम के साक्ष्य धोलावीरा से मिले हैं। लोथल गुजरात में स्थित है जिसमें कि डॉकयार्ड गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है और जो कालीबंगा है राजस्थान में, वहाँ से लकड़ी का हल और जुते हुए खेत मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से व्रत स्नानागार और व्रत अनागार मिले हैं और कांसे की नर्तकी भी वहीं से मिली है और ये नर्तकी लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा स्थल और उनकी स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा और जो हड़प्पा संग्रहालय है वो राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 17, जैवमंडल अनागार और राज्य के बारे में पूछा गया है। तो जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में स्थित है, कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और कुल जैविक आरक्षित क्षेत्र 18 है। पहला जैव आरक्षित क्षेत्र 1986 में नीलगिरी को बनाया गया था जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सबसे बड़ा कच्छ कारण है जो कि गुजरात में है और ये जंगली गधों के लिए फेमस है। सबसे छोटा डिब्रू सिखोवा है जो कि असम में स्थित है। पहला मरीन जैव मन्नार की खाड़ी है जो कि डुगोंग के लिए जाना जाता है। दूसरा जैव आरक्षित नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड में स्थित है और ये 1988 में बना था। नोक्रेक जो कि मेघालय में स्थित है और ये गारो पहाड़ियों में स्थित है। मानस आसाम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अगस्त्यमलाई केरल में, अचनकमार छत्तीसगढ़ में और पन्ना मध्य प्रदेश में। जो MFB है उसकी फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और जो भारत के 11 BSR है वो इसमें शामिल है जिसमें कि 3 क्षेत्र आते हैं। BSR में 3 क्षेत्र होते हैं, एक कोर, बफर और फिर ट्रांजिशन। प्रश्न नंबर 18, जीवोम के बारे में पूछा है। जीवोम यानी कि बायोम, ये इकोसिस्टम का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे बायोम कहते हैं, जिसके उदाहरण है रेगिस्तान, घास का स्थल, टुंड्रा, स्वान और पर्णपाती वन। बायोटिक जो लिविंग थिंग होती है जैसे प्लांट एनिमल, इन्हें बायोटिक कहते हैं। एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं जैसे रॉक और सॉइल। और जो इनका रिलेशन होता है बायोटिक और एबायोटिक को, उसे इकोसिस्टम कहते हैं और इकोसिस्टम के एक छोटे से भाग को जीवोम कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, रामसर सम्मेलन, ये आर्द्र भूमि संरक्षण से रिलेटेड था। ये 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हुआ था। भारत ने इसमें साइन 1982 में किया था और जो भारत की पहली रामसर साइट थी वो 1981 में बनी थी, चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में स्थित है। सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल रामसर साइट 85 है। नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थित है। काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में जो कि 18 साइट है और जो टोटल हॉटस्पॉट एरिया है भारत में वो 4 है जो कि हिमालयन, भारत बर्मा क्षेत्र, पश्चिम घाट और सुंडालैंड। जो हॉटस्पॉट एरिया होते हैं वो होते हैं जिसमें कि 1500 वस्कुलर प्लांट होने चाहिए इनमें और इनकी प्रजातियाँ संकटग्रस्त होनी चाहिए, यानी कि वो ख़त्म होने की कगार पे हो और वो कहीं भी और जगह में नहीं मिलती हो, मतलब दुनिया में किसी भी जगह पर वो प्रजाति नहीं मिलती हो। प्रश्न नंबर 20, इसमें बंदरगाह और राज्यों के बारे में पूछा है। तो अलेप्पी ये केरल में स्थित है, एन्नोर तमिलनाडु में स्थित है, प्रायद्वीपीय बंदरगाह ये ओडिशा में स्थित है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है और सबसे पहला चेन्नई है। पहला निगमित बंदरगाह एन्नोर है और सबसे बड़ा मुंबई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21, भारत की सर्वोन्नतम चतुर्भुज परियोजना, तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। इसमें इसकी लेंथ है कुल 5846 किलोमीटर और ये शुरू हुआ था 6 जनवरी 1999 को और 2001 में इसे लॉन्च किया गया था और ये कंप्लीट 2012 में हुआ था। दिल्ली से जो मुंबई के बीच की डिस्टेंस है वो 1419 है और जो मुंबई चेन्नई की इसके अंतर्गत डिस्टेंस आती है वो 1290 आती है। कोलकाता से चेन्नई 1684 और दिल्ली से कोलकाता के बीच में जो सड़क है इसकी वो 1453 किलोमीटर की है। जो गोल्डन ट्रायंगल है वो आगरा, दिल्ली और जयपुर के बीच में बनाया गया है और जो भारत सड़क का नेटवर्क है वो 63.45 लाख किलोमीटर है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। नेशनल हाईवे 1,46,145 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है जो कि 18,000 किलोमीटर है और दूसरे नंबर पर यूपी में है 12,000 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 22, 2001 की जनगणना के आधार पर SC की जनगणना का प्रतिशत अधिकतम किस राज्य में था? तो पंजाब में था जो कि 31.9% था और ये प्रतिशत में सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है 25% के साथ।
संख्या में सबसे अधिक एससी यूपी में है, और जो भारत में एससी है वो 16.6% है, एसटी 8.6% है। सबसे कम एससी मिजोरम में जो कि 0.1% है। सबसे ज़्यादा एसटी मिजोरम में है जो कि 94.4% है, और यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप में है जो कि 94.8% है। प्रश्न नंबर 23, 2011 जनसंख्या घनत्व सबसे कम वो अरुणाचल प्रदेश में है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और जो सेकंड नंबर पर आता है वो मिजोरम आता है, 52 व्यक्ति पर किलोमीटर पर। भारत का घनत्व है वो है 382 2011 के तहत, और 2001 में 325 था। और सबसे ज़्यादा बिहार का है जो कि 1106 है, और यूटी में सबसे ज़्यादा दिल्ली का है जो कि 11,320 है। सबसे कम यूटी में अंडमान निकोबार का है जो कि 46 व्यक्ति पर किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 24, इको रैप रिपोर्ट ये प्रकाशित की जाती है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और जो बैंक ऑफ कलकत्ता है वो 1806 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसे 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया था। जो बैंक ऑफ बॉम्बे है उसकी स्थापना 1840 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी, और इन तीनों बैंकों को मिलाकर 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बनाया गया था, और फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था जो कि 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण करके इसे एसबीआई बना दिया गया था। पंजाब नेशनल बैंक इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, और जो इसके हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके पहले अध्यक्ष मजीदिया थे। बैंक ऑफ बड़ौदा ये 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। और 5 ट्रिलियन को पार करने वाले बैंक जिसमें कि एचडीएफसी सबसे पहले आता है, उसने 1994 में बना था, और ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आईसीआईसीआई 1994 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और तीसरा है एसबीआई। प्रश्न नंबर 25, इसमें बैंकों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप एसबीआई की स्थापना हुई थी, और जो 6 वाणिज्य बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जिसमें 14 बैंक बने थे जो कि 50 करोड़ से अधिक जिनकी राशि थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। आरबीआई गवर्नर एलके झा थे। दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसमें 6 बैंक थे टोटल जिनकी राशि 200 करोड़ से अधिक थी। उस सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें पीएम थी इंदिरा गांधी, फाइनेंस मिनिस्टर थे आर वेंकटरमन, और आरबीआई गवर्नर थे आईजी पटेल। प्रश्न नंबर 26, शक्ति की इकाई के बारे में पूछा है। तो शक्ति की इकाई जूल पर सेकंड, अश्वशक्ति और वाट ये तीनों शक्ति की इकाई है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट आवर होती है, और 1 किलोवाट आवर 3.6 गुणा में 10⁶ जूल होती है। प्रश्न नंबर 27, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मात्रक पूछा है। तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। जो लेंस है उसकी क्षमता डायप्टर से नापी जाती है। धारिकता का जो मात्रक है वो फैरेड है, और प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी है। सर्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस इसका भी हेनरी है। प्रतिरोधक रजिस्टेंस का ओम होता है। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। और जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक बेवर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। प्रश्न नंबर 28, जो दाब है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल अधिकतम होता है वो ठोस में होता है। जो बीईसी होता है वो होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी घोषणा आइंस्टीन ने की थी 1924 से 25 में। और जो यहाँ पर बोस है वो थे सत्येंद्रनाथ बोस। और जो इस पे परम शून्य होता है उसका ताप होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 30, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। इसके अंतर्गत आने वाली जो रिएक्शन है वो होते हैं जैसे कि कागज़ का जलना, लोहे को जंग लगना, और गन्ने का सिरका, अगरबत्ती का जलना, और मक्खन का खट्टा होना। यानी कि जो स्थिति वापस नहीं बदली जाती वो केमिकल चेंज के अंतर्गत आती है। तो ये टोटल 30 सवाल थे जो कि नवीन सर ने आज की क्लास में करवाया था, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप इस बारकोड को स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो भी सुधार करने हैं वीडियो में उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।